जो एयर है वो इसको अंदर की तरफ पुश करेगी, क्योंकि अंदर एयर नहीं होगी। अभी मैं पुश कर रहा हूँ, ये वापस आ रहा है क्योंकि अंदर एयर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अंदर से एयर बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे करके कोलैप्स कर जाएगी, देखना। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 का टॉपिक 5.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? फर्स्ट डेफिनेशन से देखते हैं। द प्रेशर दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एक्सर्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर की जो पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर बोले तो एयर जो हमारे अराउंड में, तो एयर के पार्टिकल्स, यू नो कि एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस से मिलकर बनी हुई। वो जो गैसेस है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम मजीद फंडामेंटली सब डिवीजन पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटॉमिक लेवल के जो पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो जो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, अर्थ के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ऑल ओवर द सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, जो भी चीजें हैं आपके घर के अंदर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर दबाव लगा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैलकुलेट भी करते हैं कि हम कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कहीं पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेजर करते हैं हम एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जैसे हम मास को केजी में मेजर करते हैं कि 10 केजी, 20 केजी बोल रहे होते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम में मेजर करते हैं। सही है, 1 एटीएम कितना होता है? 1.013 into 10 की पावर 5 पीए का मतलब है पास्कल। देखिए प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है, जिनमें से पास्कल भी एक यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट है। ज्यादातर हम प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर अभी तक पढ़ते आ रहे थे, और पास्कल भी, लेकिन ये एटीएम एक नया यूनिट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। ठीक है, तो ये इतने पास्कल 1 एटीएम के बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू नजर आ रही है ना आपको, ये काफी बड़ी वैल्यू है। 10 की पावर 5 में ये 0.5 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 2 जीरो और आगे लगाओ तो ये ऐसे बनेगा एक्चुअली 1013 2 जीरो और आगे लगाओ तो ये पास्कल, या फिर पास्कल बोलो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलो। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने 1 एटीएम जो है वो इतने पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1,1300 पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, बार भी यूनिट है, 1 बार, बार भी जो है ना एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो कि हम वेदर्स वगैरह को जब बता रहे होते तो वो बार यूनिट्स में बता रहे होते कि कितना वेदर का प्रेशर है। तो वो जो है वो 1.000 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। थोड़ा सा फर्क है इनमें, एटीएम और बार में, बिल्कुल माइनर सर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हम ये नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे मेजर करते हैं? मेजर करा जाता है लिक्विड बैरोमीटर्स के थ्रू। बहुत सारे लिक्विड बैरोमीटर्स है, बट यहाँ पे आपकी बुक में जो डिस्कस हुआ है वो मरकरी बैरोमीटर डिस्कस हुआ है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। लिक्विड बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसी डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है उसको हम लिक्विड बैरोमीटर बोलते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। किसके प्रिंसिपल को यूज करते हुए? हाइड्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए लिक्विड बैरोमीटर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ये जो हाइड्रोस्टैटिक्स ये क्या कहता है? स्टेट्स दैट, कहता है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल डेप्थ्स। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, फॉर एग्जांपल गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, बीकर के अंदर पानी है, या एक टैंक के अंदर पानी है, तो वो रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में अगर है, तो अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पे मैं प्रेशर लगाऊं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूं, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली आगे पास होगा हर पार्टिकल तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ प्रेशर लगाता हूँ तो वही प्रेशर पूरा नीचे डेप्थ तक, यहाँ तक भी फील होगा। ये बात हो रही है। एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल डेप्थ, हर डेप्थ में सेम होगा। यहाँ पे जो प्रेशर आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पे भी फील होगा। अच्छा, 1 एटीएम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको जब हम एमएम ऑफ एच की बात करें, 760 एमएम ऑफ एच। अच्छा, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मरकरी बैरोमीटर्स में कैसे मेजर करते हैं? तो मरकरी बैरोमीटर, ठीक है, ये मरकरी बैरोमीटर है। मरकरी बैरोमीटर कैसा होता है? एक जो है हमारे पास ट्यूब होती है, वो उसको मरकरी से फिल कर देगा। मरकरी से फिल एक ट्यूब है, उसको हम इन्वर्टेड करके मरकरी के कंटेनर में रखेंगे। ये जो कंटेनर है इसमें भी मरकरी है, इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी है। अब जब मैं इन्वर्टेड करके रखूंगा तो मरकरी लेवल डाउन नीचे की तरफ आएगा, कंटेनर में फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस ट्यूब के अंदर इतना मरकरी आ जाए जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जितना बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो और अंदर मरकरी का जो वेट है वो जब बैलेंस हो जाएगा तो मरकरी का लेवल फिक्स हो जाएगा।
इस तरह हम बता सकते हैं कि किस एरिया में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्यूब है, यहाँ पे हमने जो है वो ऐसे करके डिविजन्स बना दिए, जैसे स्केल्स में होती रीडिंग्स लिख दी, ठीक है, कैलिब्रेशन कर दिए इसको कहते हैं। तो अब ये जो टॉप में है कैलिब्रेशन, यहाँ पे ये 760 मिलीमीटर्स की है, सही है। या फिर दूसरी और जो नॉर्मल जो यूनिट्स हम यूज कर रहे होते हैं वो स्केल्स में भी इंचेस में, अगर मैं बोलूँ तो ये 29 पॉइंट समथिंग 9 इंचेस, ठीक है, ओके। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो हमारे पास लेवल है मरकरी का, ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो, क्योंकि बाहर से इस कंटेनर के ऊपर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर दबाव ज्यादा होगा तो लिक्विड अंदर फिल होना चाहेगा, ऊपर मरकरी की तरफ आएगा और ये लेवल बढ़ेगा। जब ये लेवल बढ़ा हुआ होगा इट मीन की हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है ऊपर की तरफ आएगी, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जब नीचे की तरफ आएगा मरकरी लेवल, इट मीन के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो तो कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है कहाँ पे किस पॉइंट पे हम नॉर्मल बोल रहे हैं और कहाँ पे कम बोल रहे हैं और किस पॉइंट पे हम ज्यादा बोलते हैं। लिक्विड बैरोमीटर से वेरियस एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एल्टीट्यूड मेजरमेंट, यानी लिक्विड बैरोमीटर्स के थ्रू आप एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हो, हाइट को भी मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कराची से निकलते हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो इफ दिस इज अर्थ, तो नॉर्दर्न एरियाज ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप हाइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड आपका बढ़ रहा है, ठीक। तो लिक्विड बैरोमीटर से आप एल्टीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? लिक्विड बैरोमीटर अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था कुछ, मरकरी बैरोमीटर की अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल होता है, ठीक है, इस कंटेनर में भी लिक्विड फिल होता है। तो जैसे जैसे हम जो है नीचे सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लो ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए जब हम ऊपर जाएंगे तो ये जो ट्यूब के अंदर लिक्विड फिल है इसकी जो पोजीशन है वो नीचे और ऊपर होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता है ऊपर, दैट्स वाई जब बाहर से प्रेशर कम लगेगा, बाहर से प्रेशर कम लगेगा तो लिक्विड नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर बाहर से लगेगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होते जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से ये जो लिक्विड है इसकी जो हाइट है ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये ऐसे होकर के नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि एल्टीट्यूड क्या है डिफरेंट कैलकुलेशंस के थ्रू। नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में भी बताया जा सकता है कि वेदर कैसे रहेगा आगे लिक्विड बैरोमीटर्स के थ्रू। फॉलिंग बैरोमीटर में इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म, फॉलिंग बैरोमीटर यानी बैरोमीटर नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन के तूफान आने वाला है। बिकॉज नीचे की तरफ तभी आता है जब प्रेशर कम हो, बाहर से प्रेशर कम होने की वजह से जो है क्या हो सकता है, एक स्टॉर्म आ सकता है। While a rising barometer suggests improvement in weather condition, जबकि rising barometer, rising यानी ऊपर ऊपर की तरफ जाता हुआ, चढ़ता हुआ, rising barometer अगर लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है इट मीन बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर से प्रेशर ज्यादा है, दैट्स व्हाई लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है ट्यूब में। तो राइजिंग बैरोमीटर का मतलब है वेदर अच्छा हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में भी हम लिक्विड बैरोमीटर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के लिए हमें जो है ना टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रिएक्शंस अकर होते हैं, तो उसके लिए और डिफरेंट इक्विपमेंट्स का प्रेशर चेक करने के लिए कि ये इसमें ये कितने प्रेशर को जो है वो हैंडल कर सकता है। जैसे सिलेंडर्स वगैरह हम फिल करते हैं तो डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट की ही गैस फिल कर सकते हो, वो उतना ही प्रेशर बियर कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट्स क्यों, तो लिक्विड बैरोमीटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स वेयर प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट्स आर नीडेड, जहां पे आपको प्रिसाइज प्रेशर मेजरमेंट बिल्कुल तकरीबन सही मेजरमेंट चाहिए होती है, फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस और इक्विपमेंट्स, या फिर प्रोसेसेस के लिए और या फिर इक्विपमेंट्स के लिए यानी एपरेटस के लिए, आलात वगैरह के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेजुअली जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होते जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ से कम होता है? मान लें दिस इज अर्थ, ये सरफेस है अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेविटी है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कम होते रहेंगे, तो दैट्स व्हाई अर्थ की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गोन हो गई, अदर जो गैसेस हैं वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं अर्थ की सरफेस के अराउंड में,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको टाइटली पैक करके रखती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमो ग्रेविटी कम होती है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनको टाइटली पैक नहीं कर रखा जा सकता, तो आराम आराम से दूर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमोसफियर आपको कम मिलेगा। दैट्स वाई जब क्लाइंबर्स माउंटेन्स वगैरह में चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हो तो वहां पे भी हाइट बोलते हैं कि हाइट लग गई, यानी आपको ऑक्सीजन का लेवल वहां पे कम होता है। सही है? जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ऑक्सीजन कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है। जब यहाँ ऊपर मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स ही तो प्रेशर लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। तो कम मॉलिक्यूल्स में मतलब कम प्रेशर होगा। तो इसी वजह से जब हम ऊपर आते हैं हाइट पे तो प्रेशर कम होता है। अब ये जीरो पे है, यानी जीरो एल्टीट्यूड पे, ये हाइट है, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं हाइट है, एल्टीट्यूड। जीरो एल्टीट्यूड पे 100 अगर पास्कल का प्रेशर है, किलो पास्कल, सही, 100 किलो पास्कल है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये 5 पे कितना आ रहा है, तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है 50 तक आ रहा है, ये 55 तक आ रहा है। तो 5 किलोमीटर की हाइट पर, किलोमीटर जमीन से 5 किलोमीटर में ऊपर चले जाऊं तो प्रेशर आधा हो रहा है बिल्कुल। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट 10 से भी कम प्रेशर आ रहा है, जब एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर से ऊपर चले जाता है। यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस on earth. On mountains the atmospheric pressure is lower than its sea level, decreasing gradually to zero. यानी माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है सी लेवल के रिस्पेक्ट में, यानी कराची के रिस्पेक्ट में नॉर्दर्न एरियाज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। दैट्स वाई वहाँ पे खाना भी देर से बनता है, पकता है। तो गोश्त वगैरह वहाँ इजीली नहीं पकता है। यहाँ पे आप किलो में पका लेते हैं, वहाँ पे प्रेशर कुकर से पकाना पड़ता है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। एज सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एडिड इज अबाउट एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100 अगर किलो पास्कल है, तो द एट माउंट एवरेस्ट पे जो कि 8.8 किलोमीटर अबव सी लेवल है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8.8 किलोमीटर तक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली 33 किलोमीटर पास्कल। वहां पे माउंट एवरेस्ट में 33 किलोमीटर नहीं, सॉरी 33 किलो पास्कल है। वेयर एरोप्लेन्स फ्लाइज, और जहाँ पे एरोप्लेन्स मूव करें जिस एल्टीट्यूड पे, जिस हाइट पे, वहां पे क्या है, तकरीबन 11 किलोमीटर अबव होता है अर्थ से। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 23 किलो पास्कल, किलो पास्कल सॉरी 23 किलो, यस 23 किलो पास्कल। तो ये देखें, जिससे हम ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जब भी एरोप्लेन्स में अक्सर लोगों के कान में प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें वोमिटिंग की तरफ फील हो रहा होता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां बहुत ज्यादा कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर कंडीशंस, ये एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, कि वेदर का एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो लेट्स सी, barometers that are kept in the same place at the same height above sea level show some variation in atmospheric pressure. बैरोमीटर क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब अगर हम सेम एरिया में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कराची की, कराची के अगर हम कराची में बात करें, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में बैरोमीटर को रखा हुआ है, तो आज जो प्रेशर बैरोमीटर बता रहा है जरूर नहीं कि वो कल भी वही प्रेशर बताए। हो सकता है कि कल थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर का, या थोड़ा सा कम हो जाए। ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि वेदर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है। तो फ्रॉम डे टू डे वेदर थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है सेम एरिया में भी, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे। द यूनिट फॉर प्रेशर यूज्ड इन वेदर मैप्स इज द मिली बार। वेदर मेप्स में जो यूनिट को यूज किया जाता है प्रेशर के लिए वो मिली बार यूज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एम बार लिखते हैं। तो वन जो मिली बार होता है वो बराबर होता है 100 पास्कल के, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, 1 मिली बार बराबर होता है 100 पास्कल के। यूजुअली द रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम द वेरी हाई प्रेशर ऑफ 1040 मिली बार टू एज लो एज 950 मिली बार। देखिए 1 मिली बार 100 पास्कल के बराबर है, तो अब 1040 कितना होगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतने पास्कल हो जाएगा। तो 1040 मिली बार और 950 मिली बार, यानी कम से कम अगर किसी सेम एरिया को लोकेशन के ऊपर कम से कम अगर प्रेशर होगा तो वो 950 मिली बार होगा और ज्यादा से ज्यादा 940 होगा। तो इसी के आगे पीछे प्रेशर फ्लक्चुएट करते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा सेम एरिया का, ठीक है, डे टू डे।
विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। विंड जो है हवा वो मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम दिस इज कराची और ये बाहर कराची के बाहर ये मान लो ये कोई सिंध का एरिया है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर है 1040 मिली बार और कराची का प्रेशर है 950 मिली बार, तो विंड जो है वो हवा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी विंड। कभी भी चीजें वो हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे अगर हम किसी भी आयरन की रोड को अगर हम हीट अप करें, तो जहां पे हीट लग रहा है वहां पे हीट ज्यादा अमाउंट में, अब हीट वहां से किस तरफ फ्लो करती है जहां पे कम अमाउंट है, तो फिर हमें इस तरफ भी जो है वो हीट फील होती है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप खाली बोतल को पानी में डिप करें तो पानी सारा खाली बोतल में जाएगा, क्योंकि टैंक में जो है वाटर बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है वाटर की, और बोतल के अंदर नहीं है। तो जैसे हम बोतल को डिप करेंगे तो हाई कंसेंट्रेशन से वाटर लो कंसेंट्रेशन एरिया की तरफ जाएगा। इसी तरह जो विंड जो हवा भी फ्लो करती है, वो जो एयर जो है एटमॉस्फेयर वो भी ब्लो करती है हाई प्रेशर जहां पे दबाव ज्यादा है वहां से जहां पे दबाव कम है वहां की तरफ ब्लो करती है। ठीक है, अच्छा, and then winds move from high pressure to low pressure region. The strength of the wind is determined by pressure difference. कितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी ये डिपेंड करता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा। अगर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की बात करें 1040 में से अगर मैं 950 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 50 आता है, तो प्रेशर डिफरेंस 50 का है। ऐसे अगर कोई एरिया है जिसमें 1030 मिली बार है और 1000 मिली बार दूसरे रीजन में, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1030 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो 30 का आएगा। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जो है ना एयर ब्लो करेगी, तेजी से फ्लो करेगी। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ड्रिंकिंग बाय स्ट्रो। हम कॉमनली जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रो के थ्रू और डिफरेंट शेक्स वगैरह, तो हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रो के थ्रू किसी भी लिक्विड को सक कर रहे हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर एयर है और जो लंग्स में एयर है, जब हम सक करते हैं तो लंग्स का जो एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। अब क्योंकि एरिया इंक्रीज कर गया तो माउथ से लेकर के जो लंग्स तक अंदर एयर थी उसको ज्यादा एरिया मिल गया, तो ज्यादा एरिया मिलने की वजह से अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपली जब हम सक करते हैं लिक्विड को, उसकी वजह से जो हमारे माउथ में एयर है वो अंदर लंग्स की तरफ जाती है, लंग्स पे जाने की वजह से जो माउथ में एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स का एरिया बढ़ जाता है, इसलिए माउथ पे एयर प्रेशर कम कम हो जाता है। तो सकिंग के थ्रू माउथ पे एयर प्रेशर कम हो गई और बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज्यादा है। अब क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो चीजें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड राइज अप करेगा ऊपर स्ट्रो में और हमारे मुंह की तरफ आ जाएगा बाय सकिंग। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ड्रॉविंग लिक्विड बाय सिरिंज। सिरिंज वगैरह आपने नॉर्मली देखी है, जब सिरिंज को क्या करते हैं ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, तो खींचने की वजह से वो जो सिलेंडर वाला एरिया होता है जहां पे पिस्टन, पहले सिरिंज का जो पिस्टन है वो बिल्कुल क्लोज होता है, जब हम खींचते हैं तो पीछे की तरफ आता है। अब ये जो एरिया जो स्पेस बचा है यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, दैट्स वाई आउटसाइड में जो भी फ्लूइड होगा वो अंदर सिरिंज की तरफ चला जाएगा। ठीक है, दैट बट तो यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ था ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रो इज पॉसिबल बाय लोअरिंग द प्रेशर इन द माउथ। स्ट्रो के थ्रू जो हम ड्रिंकिंग करें वो कैसे पॉसिबल है कि हम अपने मुंह के अंदर प्रेशर को कम करते हैं, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं सकिंग के थ्रू। ड्रॉविंग लिक्विड बाय syringe, when the piston of the syringe is drawn back upward, this decreases the pressure within the cylinder। जब हम सिरिंज के पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो क्या करता है, जो सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर उसको कम कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्राइव्स द लिक्विड इनटू द सिलेंडर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा है वो क्या करेगा, लिक्विड को ड्राइव अप करेगा सिरिंज में ऊपर की तरफ इनटू द सिलेंडर थ्रू द नोजल ऑफ द सिरिंज, सिरिंज के नोजल से। कुछ और एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल जो सक्शन कब होता है कुछ इस तरह से होता है, आपने वो गेम वगैरह देखोगे बच्चों की, पिस्टल वगैरह होते हैं जिसको हम शूट करते हैं तो वहां से एक रोड निकलती है, वो जाकर के जहां लगी वहीं स्ट्राइक कर जाती है, तो उसके आगे वाले एरिया में जो चीज लगी हुई होती है उसको हम सक्शन कप बोलते हैं। और घरों में भी नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं जब हमारे जो बेसन वगैरह चौक हो जाता है या कोई पानी वगैरह का एरिया जहाँ पानी फ्लो होता है वो चौक होता है, तो वो पंप का हम यूज करते हैं। वो क्या कैसा होता है, ऐसे हाफ जो है ना, हाफ हाफ हेमी स्फीयर की तरह होता है। ठीक है, आप टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल गेम वगैरह तो आप खेलते हो, मैं टेनिस की बॉल को घर में कट कर दूं ऐसे करके बीच में से कट कर दिया मैंने टेनिस की बॉल को, तो ये जो हाफ पोर्शन बचा ये हेमी स्फीयर है। ठीक है,
ये इस तरह से होता है और यहाँ पे एक डंडा लगा हुआ होता है, एक रोड होती है। उस रोड को जब हम पुश करते हैं, मान लें ये है वो सेक्शन कब ऐसे दीवार से लगा हुआ है, जब मैं उस रोड को पुश करता हूँ तो वो ऐसे चिपक जाता है। तो और वो चिपके ही रहता है जब तक हम खींच के बाहर ना निकालें। इसके क्या वो रीजन है, इस वक्त क्योंकि ये इस तरह से है तो इसके अंदर एयर है, ठीक है। जब मैं दीवार में लगा रहा हूँ तो एयर इसके अंदर ट्रैप है, और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बाहर से इसकी तरफ लग रही है। अब क्योंकि बाहर से जो एयर प्रेशर लग रहा है वो और इसकी जो अंदर एयर है वो एक दूसरे को काउंटरएक्ट करती है। एक्शन, यहाँ से एक्शन फोर्स और यहाँ से रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन जितना होता है उतना ही रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो है वो के वैसी रहेगी, हटाऊंगा थोड़ी आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ, अंदर वाली जो एयर है वो सारी बाहर आ जाती है। जब हम इसको पुश करते हैं तो अंदर वाली जो एयर है वो पूरी बाहर निकल जाती है, ऐसे बाहर चले गई। अब अंदर कोई एयर नहीं है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है, लेकिन बाहर से अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बाहर से प्रेशर अभी भी लग रहा है। दैट्स वाई बाहर वाले जो प्रेशर उसको वहां पे फंसा करके रखते हैं और वो सेंक्शन का स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। ऐसे आप कोई केन वगैरह ले लें, उसमें से अगर आप एयर को बाहर निकालते हैं तो वो केन जो है ना कोलैप्स कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये बोतल है मेरे पास अभी, इस बोतल के अंदर भी एयर है, ठीक है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी ये देखें ये ऐसे ही, लेकिन जब मैं इसको सक करूंगा और इसके अंदर वाली एयर को बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, बाहर वाली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जो एयर है वो इसको अंदर की तरफ पुश करेगी, क्योंकि अंदर एयर नहीं होगी। अभी मैं पुश कर रहा हूँ ये वापस आ रहा है क्योंकि अंदर एयर एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अंदर से एयर बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे करके कोलैप्स कर जाएगी, देखना। वापस एयर छोड़ने पे ये दोबारा से सीधी हो, जैसे मैं सक कर रहा हूँ ये कोलैप्स कर रही है और वापस एयर अंदर जा रही है तो ये वापस से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक जर्मन जो है फिजिसिस्ट ने क्या किया था, एक बड़ी जो है आयरन की दो हेमी स्फीयर्स लिए थे, बड़े बड़े आयरन के, सॉरी ब्रॉन्ज के बने हुए दो हेमी स्फीयर्स लिए थे। एक इस तरह से था और एक इस तरह से हेमी स्फीयर। इन दोनों हेमी स्फीयर्स को जो ब्रॉन्ज के बने हुए थे मिला दिया ऐसे करके, ठीक है, इन दोनों को ऐसे करके मिला दिया, मिला दिया और कोई वेल्डिंग वगैरह नहीं करी, सिंपल बस ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बस ऐसे इनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेनिस की बॉल को अगर मैं बीच में से काटूं तो दोनों को ऐसे चिपका दूं, छोड़ दूं तो वापस जो है ना अपनी पोजीशन पे दोबारा से आ जाएंगे, क्योंकि वो उनमें मैंने कोई गोंद वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। ऐसे करके चिपका दिया और क्या किया, एक होल करा, उसमें वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर एयर निकाल दी। इसके अंदर जो एयर जो ट्रैप हो गई थी उस पूरी एयर को बाहर निकाल दिया और किसी तरीके से इसको सील कर दिया। जब पूरी एयर बाहर निकल गई, अब ये हमेशा के लिए ऐसे चिपक गए और एक तरफ 8 घोड़ों की टीम रख दी और दूसरी तरफ भी 8 हॉर्सेस की टीम को इधर और इधर रख करके इनको खींचने की कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी ये इतनी पावर के साथ भी ये नहीं खुले। लेकिन जैसे ही वापस उसने एयर अंदर फिल करी, वापस जब एयर अंदर फिल करी तो ये दोबारा से सेपरेट हो गए ऐसे। तो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।